हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका टॉपर्स गैंग के यूट्यूब चैनल पर आपके सद्दाब सर के साथ। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा आपकी 6th क्लास का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, हिंदी में बोले तो भूगोल। ठीक है, और हिंदी में बोलते अध्याय नंबर 1। ठीक है, तो गाइस मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज मैं इसको पढ़ाऊँगा। तो आपसे एक अनुरोध ये है कि आप वीडियो देखने से पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको अदर एनी कोई भी सब्जेक्ट, ध्यान सुनना, कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है, आप हमें डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप वहाँ जाके हमें मैसेज भी कर सकते हैं और आपको टाइम से रिप्लाई भी मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। चैप्टर है हमारा सौर मंडल में पृथ्वी। चलो पढ़ते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है ना। आसमान में पहले एक दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है, जिनको हम क्या कहते हैं, तारा। ठीक है, तो आकाश भी, सूरज भी एक तारा ही है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते संपूर्ण, यानी उनको आप गिन नहीं सकते हो। जितने भी तारे गिन सकता है कोई तारे। अगर कोई बोलेगा तारे गिन सकते हो तो मैं उसे बोलूँगा भाई बाल गिन ले अपने। अगर वो बाल गिन ले तो समझ ले तारे भी गिन लेगा। तो अपने दोस्त को बोलना भाई बाल गिन लोगे क्या। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीली होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। ठीक है, तो पूरा आकाश जो है भर जाता है एकदम चमकीले से, चमकदार से। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो, है ना। लगता है ना भाई आकाश में एकदम भाई हीरे लगा, चलो भाई हीरे निकालो। इनमें से कुछ टिमटिमाते हैं आते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे इनमें से कुछ ही टिमटिमाहट अन्य से अलग है। यानी आप ये देखोगे कुछ टिमटिमाते हैं और कुछ टिमटिमाते नहीं हैं। यानी कुछ ज़्यादा लाइट मारते हैं, कुछ ज़्यादा लाइट नहीं मारते। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। यानी बिना खाली पीली किसी भी तरीके से ये अपने आप चंद्रमा के जैसे चमकता है ना रात में, ऐसी वो भी चमकते हैं। तो सिंपल की बात बताऊँ तो चांद जो होता है ना, चांद, उसकी अपनी रोशनी खुद नहीं होती, वो रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है इधर से, भीख मांगता है इधर से उधर से, तभी आपको रोशनी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग हर रोज़ चंद्रमा को भी देखते हैं, है ना। आप तारों तो देखते हैं ऊपर आसमान में, लेकिन आप चांद भी देखते हैं। तो ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार के अलग अलग हिस्सों में दिखाई देती है। तो ये नहीं कि चांद आज यहाँ है तो ये कल भी यहीं होगा, है ना। तो ये नहीं कि आज पूरा चांद है तो कल भी पूरा होगा, नहीं, ऐसा भी होता है क्या। क्या होता है कई बार ऐसा कभी पूरा दिखता है, कभी हाफ दिखता है, फिर थोड़ा हाफ दिखता है, फिर हल्का हाफ, ऐसे ऐसे करके होता है ना। क्रिश्चियन मून के बारे में सुना होगा आपने, गिब्सन मून से सुना होगा। तो मून के जो फेट्स ऑफ मून्स है वो आपको गूगल पे मिल जाएगा, अगर आप सर्च मारोगे। ठीक है, फेट्स ऑफ मून सर्च मार लेना, आपको दिख जाएगा। ठीक है, फेट्स ऑफ मून। तो ये अलग अलग टाइप के दिखते हैं ना, अलग अलग जगह पे दिखते हैं। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। तो जब आपको पूरा चंद्रमा दिखेगा वो 1 महीने में बस एक बार दिखेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, पूर्णिमा। ठीक है, रात, चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा वाली रात। इस दिन भूत आएगा, इस दिन आएगा, अमावस्या दिन आएगा, देखते कब आएगा। ठीक है, तो 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। जब एक दिन पूरा 1 महीने बस एक बार आपको वो दिखेगा पूरा चांद, उसके बाद नहीं दिखेगा। ठीक है, उसके बाद 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। ये नई चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ठीक है, तो जो क्या कहा गया, तो दूसरी जो दिखी तुम्हारे पास वो क्या हुई, जब चांद तुम्हें 15 दिन के बाद नहीं दिखेगा, उसे क्या कहेंगे, अमावस्या कहेंगे। ठीक है गाइस, ऐसी रात में अगर आसमान साफ़ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो अगर आसमान साफ़ होकर देख लेना आसमान क्या है, साफ़ नहीं है क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो 2 चांद समझ आ गए। जब पूरा दिखेगा तो पूर्णिमा, जब नहीं दिखेगा तो अमावस्या, जिस दिन भूत आएगा। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चांद एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते। क्या आपको ये पता नहीं, ये आपको एकदम शौक नहीं होते क्या कि दिन के टाइम में जो हम रात में चांद को, सितारों को देखते हैं, वो दिन में क्यों नहीं दिखते। अबे बुद्धू, क्योंकि भाई उस टाइम सूरज उग जाता है ना यार। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकीले वाली वस्तु को हम दिन में नहीं देख पाते। क्योंकि भाई सूरज की जो खुद की रोशनी है ना, और वो भाई जलता आग है, समझ रहे हो, वो फिल्म कर देगा तुम्हारे साथ। वो अंकल बहुत तेज है ना, तो सूरज अंकल जो है वो, उनकी बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी होती है, जिसकी वजह से बाकी चीज़ नहीं दिखाई देती।
सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुओं जो रात के समय आसमान में चमकती है, ठीक है। सूरज हो गया, चंद्रमा हो गई और एनी अदर कोई भी चीज़, ठीक है, जो रात में चमकती है उसे हम कहेंगे खगोलीय पिंड, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज़, ठीक है, खगोलीय पिंड। कुछ कैलेस्टियल बॉडी कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, तो कुछ बड़े भी होते हैं और कुछ छोटे भी होते हैं, कुछ गर्म भी होते हैं, कुछ ठंडे भी होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। कैसे बने होते हैं? गैसों से। ये नहीं अब बोलोगे भाई एलपीजी सिलेंडर मैं भी निकालूँ क्या बाहर, क्या पता बन जाता है चांद तारा। इनके पास अपनी ऊष्मा होती है। ध्यान रखना, डिफरेंस बहुत बारी पूछा जाता है, किसका? सूरज का और तारों का, हो चांद का साइज से या पृथ्वी का। हाँ हाँ हाँ, सूरज का पूछा जाएगा और तुम्हारे ऑल प्लैनेट जो है जैसे पृथ्वी हो गई, मंगल ग्रह हो गया वगैरह सारी जितनी चीज़ें हैं ना, तो ये पूछा जाएगा कि सूरज चमकता है। इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाएगा तो आप बताओगे ये इसके पास खुद की रोशनी होती है, इसके पास जैसे तुमने मान लिया जैसे डिफरेंस बताना है ना, ये होगा तुम्हारा सूरज अंकल, ये होगा मैं तुम्हारा पृथ्वी। तो इसके पास खुद की रोशनी होती है, इसके पास खुद की रोशनी नहीं होती, ये चमकता है, ये नहीं चमकता है, ऐसी चीज़ें है ना। तो इनके पास अपनी ऊष्मा होती है और प्रकाश होता है जिससे वह बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। और तारा भी एक, सूर्य भी एक तारा है। तो जो भी चीज़ चमकती है, ठीक है, उसकी खुद की रोशनी होती है। तो जिस प्रकार के हमने जो चीज़ क्या कहलाती है? तारा कहलाती है। और सूरज भी एक क्या है? तारा है। ठीक है गाइस, आगे। ओ ये ध्रुव तारा देखो किसे कहते हैं। अबे कहाँ भागी? अबे अबे तेरी, देखते पढ़ के पहले। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, ठीक है। तो रात में तो अनगिनत तारे जो चमकते हैं ना, वो एक सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। तुम जो सोचते हो ना तारा बहुत छोटा होता है, बस ऐसा बना दिया, ख़त्म। पता तारा कितना बड़ा होता है? तुम अगर गूगल से पूछ लोगे ना कि पृथ्वी से तारे की दूरी, तो वो थोड़ा बौखला जाएगा, अप्रॉक्स में बताएगा, वो बताएगा भी तो अप्रॉक्स में बताएगा, ठीक है। लेकिन सूरज की और पृथ्वी की तो बता देगा, लेकिन तारों की पूछोगे ना तो तुम्हें अप्रॉक्स में बताएगा, यानी लगभग में, पूरा पता भी नहीं किसी को। क्योंकि तारे ना भाई, जितना बड़ा तुम्हारा सूरज है ना, उससे भी कई गुना बड़ा है, समझ रहे हो? जितना बड़ा आपके पास सूरज और आपकी पृथ्वी है ना, उससे भी कई बड़ा क्या है? तारा है। और इतना दूर है वो, इतना दूर है पूछो मत, बहुत ज़्यादा दूर है। और जिसकी वजह से उसकी जो साइज़ है वो बहुत छोटी दिखती है, और इतनी दूर से भी वो हमें चमकता हुआ दिखता है। बहुत दूर है, बहुत लंबा डिस्टेंस है उसका। जैसे मान लो ये हो गया सूरज, ये हो गया तुम्हारा तारा, ठीक है। ये डिस्टेंस समझ रहे हो ना तुम अपने बुक के हिसाब से, यानी जो एक डिस्टेंस होगा उस हिसाब से समझ लो, बहुत दूर होता है, इससे भी ज़्यादा दूर, ठीक है। जिसके कारण वो बहुत छोटा दिखता है हमें। हमसे अधिक दूर होने के कारण हमें उसमें उसकी ऊष्मा महसूस नहीं होती और अत्यंत छोटे दिखाई हमें पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है ना। तो आपने सिंपल से देखा, दूर से देखा तो गुलाब जामुन लग रहा था, पास जाके देखा तो बंदर की पूंछ लग रही थी, है ना। तो क्या कहा गया कि आपने अवश्य ये देखा होगा किस दूरी से देखने पर आपको जो चीज़ें हैं छोटी दिखाई देती हैं, है ना। अत्यंत ऊंचाई पर उड़ा रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। अगर आपने ज़मीन से देखा हो, एक ऊपर एरोप्लेन चल रहा है, ठीक है, वाइट धुआं छोड़ते हुए, कितना छोटा दिखता है। अगर चील को देख लो ना भाई, कितना छोटा छोटा सा लगता है चील, है ना। एक चील ही ऐसा पक्षी जो इतना ऊंचा ऊंचा उड़ता है, फिर है वो तो बहुत तगड़ी। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, है ना। तो रात के टाइम पे आप ऐसे एक उनकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ऐसे ही घूमता फिरता, है ना। तो जहाँ पे ये स्ट्रक्चर ऐसे जाके एंड होगा, तो यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर एंड होगा ना, तो जहाँ पे ये एंड होगा ये होगा तुम्हारा ध्रुव तारा होगा। और यहाँ पे तुम्हारा ये भी नॉर्थ होगा। क्या होगा गाइस? नॉर्थ होगा। तो घर पे रात में जागना, और जब तुम देखोगे तारों का ऐसा ग्रुप एक साथ ऐसे जॉइंट होगा, और देन जाके जब वो ऐसा सीधा निकलेगा, उसको सीधा ही देखना, सीधा ही जहाँ पे होगा वो नॉर्थ होगा, देन उसके नीचे साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ठीक है। ऐसे पहचाने जाओगे रात में, ठीक है। दिन में तो पहचान ही लोगे, सूरज जहाँ से उगेगा वहाँ से पश्चिम है ना, जो रात में ऐसे पहचानेंगे। तो रात्रि के आसमान की ओर देखते हैं आप तारों को विभिन्न आकृति देखने को मिलती है, देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं गाइस? नक्षत्र मंडल, यानी इतना सारा जो ग्रुप होता है। अर्सा मेजर या बिग बियर हाँ शराब, अच्छा, इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, ठीक है। तो कुछ नाम है अर्सा मेजर, जिनके नाम बताए गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दिए हैं क्या? ओ दिए नहीं भाई, ओ ये तो गलत बात है भाई, ओ भाई, ओ भाई गलत बात है, ओ भाई। तो इसी प्रकार बहुत आसानी से पहचान
में आने वाला नक्षत्रमंडल एक सप्त ऋषि संत है। यह सात तारों का समूह है। ठीक है, एक 7 तारों का समूह होता है सप्त सात, जो कि नक्षत्रमंडल उर्सा मेजर का भाग है। ठीक है, तो इन्हीं का अर्शा मेजर जो है इन्हीं का भाग है नक्षत्रमंडल का। ठीक है, जो 7 तारों का ग्रुप होता है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति के कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रह तथा नक्षत्रमंडल को दिखाएं। तो अपने आसपास में जाना, आंटी जी मेरे को एक चीज़ देखनी थी ऊपर, आपके पास दूरबीन है क्या? हट भग गया, ऐसे मारूंगे भी तेरे को। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा निर्धारक तारों की सहायता से करते थे। तो प्राचीन टाइम में क्या करते थे लोग? रात्रि में दिशा निर्धारण तारों की सहायता से करते। मैंने आपको बताया कैसे करते थे वो, तारे की सहायता। तो मैंने आपको बताया जैसे ये ग्रुप बन गया, जैसे जहाँ यहाँ पे ये तारा होगा, इससे सितारे में जब देखोगे तो ये नॉर्थ कहलाएगा। ठीक है, तो एंशिएंट वर्ल्ड में उस टाइम तारों से पता चलता था रात के टाइम, दिन में तो पता चल जाएगा। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। तो मैंने आपको बता दिया ये आसमान में हमेशा एक ही दिशा स्थान पर रहता है। ठीक है, हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारों की स्थिति को जान सकते हैं। इसी तरह आपने देख लिया। ठीक है, सप्तऋषि मंडल के संकेतन चारों ओर के आपस में मिलते हुए रेखा खींची जाए, उसे आगे की बढ़ाया जाए तो वह ध्रुव तारा की ओर इंगित करेगी। तो जिसने यही बताया, जैसे एक ऐसे तरह घूम रहा है और इसके साइड ऐसे करके एरो बनाए तो वो बताएगा ध्रुव तारा के बारे में। ठीक है, बकवास। अब पढ़ते हैं हम खगोली। बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों छल्ले हैं। ए छल्ला, मैं अर्जुन छल्ला। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। तो कुछ जो पिंड होते हैं, सेलेस्टियल बॉडी जो होती है, जैसे अर्थ हो गया, जैसे तुम्हारा मंगल ग्रह हो गया, तुम्हारा शनि ग्रह हो गया, अंड सन जो भी नाम है फलाना ढिकाना, तो उनके पास खुद का प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती। वह तारों की प्रकाश को प्रकाशित होते हैं। ठीक है, तारों को बोलते हैं, अरे अंकल जी देना थोड़ा सा तारा देना यार, अंकल राशनी देना, राशनी। तो थोड़ा सा राशनी मांग लेते हैं उनसे। तो ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्लैनेट। क्या कहते हैं? प्लैनेट। ग्रह को क्या कहते हैं? प्लैनेट। ओ माय प्लैनेट इज अर्थ इज माय प्लैनेट, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लैनेट। ग्रीक भाषा में प्लैनेट का मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। ठीक है, यानी जो सन के चारों ओर टक 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 और पापा 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 करके घूमते रहते हैं सन के चारों ओर। ठीक है, ऐसे सन के चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक है, लेकिन सन बोलता बेटा मैं नहीं घूमूंगा। ठीक है, ये है पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। तो पृथ्वी एक प्लेनेट है जिस पर हम रहते हैं। ये अपना संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा सूर्य से लेती है। बोलते अरे सूरज अंकल दो ना, मुझे रोशनी नहीं आ रही, मेरे लोग परेशान हो रहे हैं। जो पृथ्वी की सबसे नज़दीक का तारा है। ठीक है, जो पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर ये चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत भी होगी। अगर आप थोड़ा ज़्यादा दूर से देखोगे तो आप जो पृथ्वी है आपको चंद्रमा की तरह भी दिखाई देगी। जैसे देखो यहाँ पे सन है और यहाँ पे क्या है? मून है। तो जब क्या होगा, सन इधर घूमेगा और जो अर्थ है सन के इधर घूमेगा। ठीक है, तो भाई तुम्हें दिन होगा, लेकिन जब चांद इसकी ओर इधर घूमेगा तो भाई रात होगा। तुम्हें पता है जैसा कि है ना। अब हम देखते हैं आगे। ओ ये जहर चीज़ आ गई, ये मुझे तो ये पसंद है। ओह सॉरी भाई, इनके नाम याद कर लेना। ठीक है, मेरे को भी नाम याद नहीं है। सूरज, मर्सी, मरकरी, यार मर्सी के ऊपर हूँ। वानस नहीं, वेनस। अर्थ नहीं, अर्थ। मार्स, हाँ मार्स। और क्या है? जाप्टर, अरे जुपिटर यार। साटन, सैटर्न, यूरेनस। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश में दोनों में याद करना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना है। ठीक है, तो जो तीसरी फिल्म हमारी पृथ्वी है ना, 1 2 और ये तीसरी फिल्म हमारी पृथ्वी है ना। हाँ, वो बता देंगे दोस्त तेरे। अरे कहाँ गए हम, कहाँ आ गए? देखते हैं क्या है। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रम 88 दिन अपने अक्ष पर घूर्णन 59। अरे बाप रे। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिन घूमता है। ठीक है, बाकी देखो सबके बताए हुए यहाँ पे, और कितने हैं? 29 साल 5 लगभग 53 10 घंटे।
सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 8400। अरे भैया गए मार डालोगे रे। क्या है इसमें? आप जानते हैं कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सोल शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य का परिवार सौरमंडल कहलाता है। ठीक है, तो सूर्य का जो परिवार होता है पूरा इसके साथ जो घूम के, जैसे सूरज है यहाँ पे जितनी प्लैनेट इन सबको क्या कहते हैं हम? सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। ये हमारी पृथ्वी का सहचार है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। ठीक है, तो सबके पास अपने अपने चांद भी हैं। ठीक है, चांद दिखाई देते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे चांद होते हैं। तो हम आगे पढ़ते क्या? सौरमंडल। सौरमंडल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इनकी पूरी फैमिली सूरज की 8 ग्रह, सूर्य को लगा के 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। क्या कहते हैं? ओ आया रे सौर परिवार। सॉरी, ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं अक्सर व दूसरी भाषा में शब्द हो सकता है। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, एक ग्रीक भाषा में लिया गया शब्द जिसका अर्थ है पृथ्वी विवरण। ये 2 ग्रीक शब्दों से बना है। जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी, ग्राफिया, ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी, पृथ्वी ग्राफिया। जियोग्राफिया, जियोग्राफिया, जियोलॉजी या जियोमेट्रिया, हट तेरी ऐसी की तैसी। सूरज, सूरज के बारे में देखो अब आपको बताने वाला हूँ बहुत बड़ी बात। सूर्यमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य कहाँ पे स्थित है? सौरमंडल के बिल्कुल सेंटर में स्थित है। ठीक है, ये बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है और बहुत ज़्यादा हीटिंग गैस से बना हुआ है ये। ठीक है, इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। ठीक है, तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सौरमंडल से बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो सूर्य जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे दूर है। सूर्य पृथ्वी में लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो मैंने बताया था ना आपको पृथ्वी और सूरज के बता देगा, लेकिन तारों का नहीं बताएगा। देख लेना, सर्च मार के देख लो, अप्रोक्स में बताएगा, अप्रोक्स बताएगा, लगभग जिनको कुछ नहीं पता। तो सूर्य पृथ्वी से लगभग कितनी दूर है? 15 किलोमीटर। ठीक है, तो ध्यान रखना सूरज की खुद की रोशनी होती है और ग्रह की अपनी रोशनी नहीं होती। हमारे 8 ग्रह हैं। कौन कौन से? सूर्य से दूरी के अनुसार वह हैं बुध गुरु शुक्र शनि रवि। आजा मेरी गली। शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। नाम याद कर लेते हैं। चलो 2 मिनट लेंगे। बुध, बोलो मेरे साथ, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में अगर आपको याद करना तो याद कर लेना, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, है ना? याद कर लोगे? क्या है? मरकरी, वेनस और क्या था? भूल गया। ठीक है, तो सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो सौरमंडल के सभी जो 8 ग्रह हैं ना वो सूरज के चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हैं। ठीक है, यानी सर्कल में घूमे हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कक्षा कहलाते हैं। ठीक है, सर्कल में जो घूमे हुए हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है और जो बुध है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में चारों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इसे केवल 88 दिन लगते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में, तो सूरज के चारों ओर एक चक्कर लगाने में उसको 88 दिन लगते हैं। और हमने अभी देखा था 35 साल वगैरह है ना, 84 साल एक चक्कर लगाने में। बताओ भाई साहब कितना साल लगता है। देख रहा था ना भैया हम यहाँ पे कि भाई इसको एक चक्कर लगाने में कितना नहीं लगता है। कहाँ गया वो फिल्म? ये रहा ना, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसको 84 साल लगते हैं फिल्म को। बताओ, अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे। हट तेरी ऐसे भाग जाए ऐसे। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था आपको? सॉरी, तो मैं ये बता रहा था आपको कि शुक्र, मंगल, रवि, पृथ्वी क्या जुड़वा ग्रह माना जाता है।
शुक्र को पृथ्वी का, हाँ मेरे से आप, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताना कि सबसे ज़्यादा गर्म अर्थ के सामने जो सबसे ज़्यादा गर्म प्लेनेट कौन सा है, मुझे बताना। मुझे पता है आप क्या बोलोगे, लेकिन वो नहीं होगा। देखते क्या बताओगे तुम, क्योंकि इसका आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है, ठीक है। तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा भाई भी कहा जाता है, ठीक है, जुड़वा भाई सलमान खान। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। क्या माना जाता था? प्लूटो। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय पिंड संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में ये निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 में यूबी, सीरस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। तो एक आया वो फिल्म घूरता फिरता भाग गया होगा फिर। पृथ्वी ओ पृथ्वी ओ पृथ्वी, हम पृथ्वी को समझेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, गाएंगे, नाचेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे और कुछ नहीं। सॉरी, तो हम चैप्टर खत्म करेंगे? नहीं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। मैंने बता दिया आपको। आकार में ये पांचवा सबसे बड़ा है और ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार में भू आप कहा जाता है, ठीक है। इसको भू आप क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये थोड़ा चपटा हुआ है, वहाँ पे दिखाया जाएगा। तो भू आप का अर्थ होता है पृथ्वी का समान आकार, ठीक है। तो सूर्य से दूसरी दूरी पे तीसरा ग्रह है, ठीक है, पृथ्वी। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संबंध केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। तो बस लाइफ जो है बस अर्थ पे ही है, बाकी तो सब बिल्ले बैठे हुए हैं, ठीक है। पृथ्वी ने तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। ना पृथ्वी ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडी है, ठीक है, नॉर्मल है। यहाँ पानी वायु उपस्थित जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। तो अपने अल्लाह से, अपने भगवान से हमेशा शुक्र अदा करो कि अल्लाह आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है। अपनी ज़िंदगी से हमेशा प्यार करो, क्योंकि आपको ज़िंदगी ऊपर वाले ने दी है और आपके माँ बाप ने इसको और आगे बढ़ाने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक जैसे ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है। तो अर्थ के अंदर जो जीवन जीने के लिए लोगों को चाहिए वो क्या है? गैस, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया पेड़ों के लिए। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। इन्हीं की वजह से पृथ्वी को बहुत अच्छा माना जाता है। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। अच्छा क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है। पृथ्वी भी इतना पानी है, फिर भी पानी की किल्लत क्यों है रे भाई? इसलिए नीले से नीला ग्रह कहा जाता है। अगर आपको पता चलना है कि पानी की किल्लत क्यों है, तो आपको 7th क्लास की वीडियो में बता दिया गया है। चैप्टर मेरे को याद नहीं कौन सा चैप्टर है, ठीक है, पानी की किल्लत है, लेकिन आप 7th में जाके पढ़ना भी क्या पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे अच्छी तरह वीडियो में आने आपको बता दिया। चंद्रमा देखते हैं हम। अंकल को ओ मेरे मामा चांद मामा, टट्टी सा देखने में लग रहा है ये तो भाई। ये चांदी है क्या? हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास, अच्छा रेडियस डायमीटर भी है क्या? पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, ठीक है। तो इसका व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, ठीक है। तो इसलिए बड़ा दिखाई देगा क्योंकि ये नज़दीक में है। और ये लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। 3 लाख ही तो है यार, वो 15 करोड़ था भाई सन। अब पृथ्वी से सूर्य के चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं, ठीक है। कर लेना भाई, बैठे बैठे घर पे कर लेना, ठीक है। तो ये कुछ उपग्रह है। उपग्रह क्या है भाई? एक खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो उपग्रह कैसे कहते हैं? एक खगोलीय पिंड होता है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के, जैसे खगोलीय उपग्रह कैसे कहा गया? चांद को देखो, जैसे क्या है, सन है, ये सन है, अरे ऐसे बताता हूँ रुको, ये सन है। अब ये अर्थ है, ये अर्थ है। अब अर्थ क्या करता है? सन के चारों ओर चक्कर लगाता है ना। तो ये होगा आपका ग्रह। अब अर्थ की जो चारों ओर चक्कर लगाएगा वो क्या कहलाएगा? उपग्रह कहलाएगा। ओके गाइस, मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। ये वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के जानकारी के प्राप्त करने के पृथ्वी के संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इस रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया जाता है। अंतरिक्ष में, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताया गया है मानव द्वारा। ये है फिल्म, ये ठीक है। आगे आके खुल गया ये। मानव निर्मित उपग्रह, ठीक है, इंसानों द्वारा बनाया गया। इसके द्वारा तुम टीवी देख पाते हो, अमेरिका में मैच चल रहा है ना, वो मैच अपने इंडिया में देख पाते हो। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर जो है लगभग 27 दिन में पूरा करता है। सिर्फ एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने समय में ही हम अपने कक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है।
इसके परिणाम पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई देता है। पृथ्वी से आपको बस एक ही भाग दिखाई देगा, बाकी हर जगह अलग दिखाएगा। चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। चंद्रमा की जो परिस्थितियाँ हैं वो जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, हैं? अच्छा, इसकी ये सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। अगर तुम देखो, यहाँ से देखोगे तो चाँद बहुत खूबसूरत है। बोलते ना, चांद के पहाड़ चलो, बोलते ना, तुम एक बड़ी चांद मांगो तो सही, मैं तुम्हारे कदमों में ला कर रख दूँगा। ये सब बेकार की बातें, इनके तो मुँह पे रैप्टे मारूँ इन शायरों के जो भी हैं ये, ठीक है। चांद पापा घर खजाना समझ रखा है ना। क्षुद्र ग्रह मतलब लालच। तारों, ग्रह, उपग्रह, अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह, यानी लालची बंदर। ये बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। बृहस्पति जो है ना, उसके बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही भाग होते हैं जो बहुत ही वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे, ठीक है। यानी पत्थर टाइप के जो होते हैं ना, ये रहा ना क्षुद्र ग्रह, पत्थर टाइप के गिरेगा तुम्हारे। उल्का पिंड के बारे में पढ़ते हैं। उल्का पिंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों को, छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है। तो सूर्य के जो छोटे छोटे तुमने टुकड़े देखोगे पत्थर, अगर तुम जाओगे स्पेस में, चलेंगे अपन भी, मन तो कर रहा है कभी, तो उसको क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी पृथ्वी पर गिरने की होती है, ठीक है। आप बोलते ना, ओ टूटता तारा जा रहा है, ओए विश्व मांग ले, भाई वो उल्का पिंड ही होता है, ठीक है। लेकिन वो आगे आते ऊपर से बहुत तेज़ी से रफ्तार में आता है, जिसे कारण आपने अगर कुंफू हसल ये कौन सी मूवी थी, अगर उसमें देखा तो बहुत ऊपर से आता है, बंदे के शरीर में आग लग जाता है। तो इस प्रकार से जब वो उल्का पिंड ऊपर से नीचे आता है बहुत तेज़ी, तो आग लग के फिर वो एक कौन सा आसमान होता है, वो 7वीं क्लास में पढ़े हुए, वो फट जाता है वहीं पे, ठीक है। फिर आप कहते हो, ओए चांद दिख गया, भागो विश्व मांगो, क्या ओ तारा दिख गया। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। मैंने आपको बता दिया, कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरता है, जिससे बहुत गंदा फिल्म हो जाती है, फिर है ना। कई बार नहीं जलता तो ऐसे ही आ जाता है, और जैसे जादू आया था कोई मिल गए में और बहुत बड़ा गड्ढा कर देता ना, ऐसी कुछ होता है। क्या आपको तारे वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये लाखों तारों का एक समूह होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आकाश गंगा, मिल्की वे। ओ ये खाएंगे हमारा मनमंडल, हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, ठीक है। यानी एक बहती नदी से की गई थी, ठीक है। जैसे नदी बहुत लंबी तरह बहती है, इसे प्रकाश का नाम क्या पड़ा? आकाश गंगा पड़ा गया। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगा ब्रह्मांड का निर्माण करती है, ठीक है। किसका निर्माण करते हैं? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है भाई, इम्पॉसिबल ही है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि सभी ब्रह्मांड का हिस्सा है, सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है, ठीक है। इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है सब कुछ। तो आपका चैप्टर गाइस पूरा हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप हमें वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़।